नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुजूर और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फीस 13 का रिस्पॉन्स शीट आ गया है और एसएससी ने आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको इनवाइट किया है कि जो भी आपके रॉन्ग क्वेश्चन है आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जब रिस्पॉन्स शीट आ गया है तो आपको ये भी पता चला है कि एसएससी ने उसे डाउनलोड करने और प्रिंट करने से मना कर रखा है। अब जब ये रिस्पॉन्स शीट बच्चों के सामने आ रहा है तो बहुत सारे गंभीर जो इशूज़ है वो भी सामने आ रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जब ये रिस्पॉन्स शीट सामने आया तो रात को मुझे लगा कि सुबह सुबह बहुत सारे शिक्षक इस पर बहुत सारी वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे इशूज़ सामने आएंगे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अभी भी मेंस के बैच, मेंस की क्लासेस, मेंस की किताबों में बिजी हैं, लेकिन इस गंभीर मुद्दे को उठा नहीं रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं अकेले ही शिक्षक हूँ जो आपकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी पूरी मेहनत के साथ। कई सारे गंभीर मुद्दे निकल कर सामने आ रहे हैं, उन मुद्दों की चर्चा करूंगा। साथ में कुछ एक बातें हैं जो और करनी है वीडियो के स्टार्ट में ही, वो मैं आपके सामने किए दे रहा हूँ। फिर इस पे आता हूँ। जैसे आप सब लोगों को पता है कि मुझे टारगेट भी किया जा रहा है। मैंने आपको बताया है टेलीग्राम चैनल पे माँ बहन की गालियाँ खूब पड़ रही है, लेकिन उन माँ बहन की गालियों से मेरी आवाज़ बंद नहीं होगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब बच्चों से हाथ जोड़कर, जो बच्चे जो मिशन एसएससी रिफॉर्म या मिशन एसएससी जस्टिस नाम से मैंने चलाई है, जिसमें मैंने अपने सारे के सारे कोर्सेज 100 रुपये में आपको कमिट कर रखा है और ये भी बोल रखा है कि सारे के सारे पैसे आपकी लीगल फाइट के लिए जो है मैं लगा दूंगा। तो उस बैच में इनरोल करते वक्त जो बच्चे इनरोल कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें। ध्यान क्या रखें कि जैसे 2 बच्चों का मैं डिटेल साझा करता हूँ। एक बच्चा है, मैंने इसमें फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी हटा दिया है। एक बच्चे का नाम अमित है, एक बच्चे का नाम प्रभात है। प्रभात ने एसएससी सीजीएल का कंप्लीट पैकेज बाई किया है 999 रुपीज़ में 4:05 में। आई थिंक ये वीडियो 4:30 या 5 या 6 बजे के आसपास जा रही होगी। 4:05 में बच्चे ने बाई किया है और बच्चे ने मुझे फीस दिया है 999। और एक बच्चे ने मिशन जस्टिस जो बैच मैंने अनाउंस किया है उसमें 100 रुपये दिया है। अब दोनों बैचों में क्या फ़र्क है? दोनों बैचों में ये फ़र्क है, जो बच्चे ने 999 पे किया है ना, ये पूरा का पूरा बैच जो है ये इसके अंदर ऑलरेडी है। इसके अलावा सीएचएसएल का पूरा पैकेज है, एमटीएस का पूरा पैकेज है, स्टेनो का, सीपीओ का, मॉक टेस्ट, सारी किताबें सब इसी 100 रुपये के अंदर है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से है, जो बच्चे इस टाइम पे सीजीएल के बैच को बाई कर रहे हैं, सीएचएसएल के बैच को अलग से बाई कर रहे हैं 999 में, 1000 में, 1500 में, 2000 में, 500, 600 में, इन बैचेस को हटा नहीं सकते क्योंकि इसी से हमारी इनकम होती है। हम सैलरी स्टाफ की पे करते हैं। तो आप इस वक्त जब तक ये मैंने ओपन कर रखा है तब तक आप इन बैचेस को बाई ना करें, आप इसमें बाई करें और ये फंड आपकी लीगल फाइट के लिए जाएगा। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं अपने स्टाफ की सैलरी दे लूँगा। इसके बाद जब मैं इसे बंद करूँगा तो वापस आप इन बैचेस को बाई कीजिएगा। रीज़न ये है कि इस बैच में मैंने अपनी टीम से परमिशन नहीं ले रखा हुआ है कि इस बैच का फंड मैं लीगल फाइट के लिए लोकेट करूँगा। तो अगर आप ये बैच बाई करोगे तो इसका फंड आपकी लीगल फाइट के लिए नहीं जा पाएगा। जो फंड आपकी लीगल फाइट के लिए जाएगा वो इस वाले बैच का फंड लीगल फाइट के लिए जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इसके जगह इस टाइम पे ये बाई कीजिए। और दूसरी चीज़ है कि ये जो बैचेज है, ये जो बैच है ये ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है। सिर्फ यही नहीं, सीजीएल का फाउंडेशन बैच ही नहीं, सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, स्टेनो का, सबका है। प्री का और मेंस का भी है। जैसे अभी अनुभव सर का जो है मेंस का बैच अभी आएगा 499 रुपये का आएगा, वो ऑलरेडी इसके अंदर अभी आपको मिल जाएगा। मेरा बैच इंग्लिश का आएगा 1499 रुपये का, वो भी इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। मैथ्स का आएगा वो भी आपको मिल जाएगा, जीएस का आएगा वो भी मिल जाएगा। जो मॉक टेस्ट अभी आएंगे वो भी इसी के अंदर आपको सारे मिल जाएंगे। अगले 12 महीने तक लॉन्च होने वाले सारे कोर्सेज आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको अलग से इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको डोनेशन देने की जरूरत है। मैं जितना सक्षम हूँ, जितना मदद कर पा रहा हूँ, मैं इस टाइम पे आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं पर कोई बात नहीं, मैं उससे निपट लूंगा। कभी कभी जब माँ बहन की कोई गालियाँ देता है तो बुरा लगता है, मन तो करता है तमाचा मार दूँ, पर न जाने कौन से लोग हैं इस टाइम पे, उनको इग्नोर करना ही उचित है। अब आते हैं सिलेक्शन फेज 13 की जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे को डिस्कशन करने के लिए। देखो, जैसे कल रात को मैंने वीडियो बनाया था तो मुझे ये पता था कि बहुत सारे बच्चों को इश्यूज होगा, तो अपनी अपनी बातें जो है सामने रखेंगे। तो ये कुछ समरी है, लेकिन उसके पहले जिन बच्चों ने बातें और अपनी प्रॉब्लम्स नोट कराई है उनको भी आप जरा ध्यान से देखिए कि किस तरीके का इशू है। सर, मेरे साथ अभी यही हुआ है सर। मैंने पहले ऑप्शन ए भरा था, पर मैंने तुरंत उस क्वेश्चन को चेक किया, तब मेरा ऑप्शन डी सेलेक्ट किया, पर आंसर की में ऑप्शन ए दिखा रहा है। इसका मतलब है बच्चे ने ए ऑप्शन फिल किया, उसके बाद उसको लगा कि नहीं ए नहीं डी फिल करना, उसने उसको डी बदल दिया, लेकिन अभी जो रिस्पॉन्स शीट आई है उसमें ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम सही नहीं है। मैं टेक्नोलॉजी वाला बंदा हूं, मैंने टेक्नोलॉजी बनाई है तो मुझे पता है। तो होता क्या है, जैसे हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं तो कई बार आप मॉक टेस्ट में देखोगे कि आप मॉक टेस्ट देने जाओगे तो जब सिस्टम में एरर होता है तो आपने जैसे ए भरा, ए भरने के बाद इसको बदल दिया डी, तो ये वाला जो रिस्पॉन्स है यही वाला रिस्पॉन्स ले लेता है, ये वाला रिस्पॉन्स नहीं लेता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि आपके सिस्टम में लैग होता है।
तो ये बात कही गई थी कि करंट वेंडर की जो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है उसे कॉम्प्रोमाइज किया गया है, टीसीएस ज़्यादा टेक्निकल कॉम्पिटेंट था। तो ये जो एरर हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है। अब जरा ध्यान से और देखो, मतलब इस तरीके बहुत सारे, सर मैंने 56 अटैम्प्ट किया था, मेरा 52 अटैम्प्ट ही शो हो रहा है। ये 56 अटैम्प्ट करने के बाद जो है 52 अटैम्प्ट क्यों शो करता है? क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, लैग आ रहा होगा कि 4 के रिस्पॉन्स उसने नोट ही नहीं किए होंगे। आपने ABCD कुछ भी भरा होगा, वो रिस्पॉन्स उसने नोट ही नहीं किए होंगे। इस तरीके से और बच्चों को जरा ध्यान से देखना, मेरा भी आंसर बदल दिया गया है, स्टेनो में भी इसी मतलब ऐसा ही किया था। अब क्या है कि जैसे A से C बदला, ठीक है ना, C से वापस A अगर आपने बदल दिया, आपको लगता है ना एग्जाम में बैठे बैठे कि A करो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ऑप्शन गलत है तो फिर आप C पे कर देते हो, लेकिन वो ऑप्शन ए ही पकड़ के रह जाता है। तो ये जो है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से होता है, जो लैग आता है सिस्टम में उसकी वजह से होता है। आंसर चेंज है सर 12 के मेरे, मतलब ये बच्चा झूठ या सच बोल रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बच्चे ने कमेंट्स में ये बात बोली है। मैं अभी जो एक्चुअल इश्यूज है जो नोटिस में आया है मैं उसको आपके सामने भी रखता हूँ। आंसर चेंज किए गए हैं मेरे मैथ में, मतलब आंसर बदल जा रहे हैं। तो जो पूरा का पूरा सारे बच्चों से बातचीत करके जो समरी एक आई है, जो समझ में आया है कि जो बच्चों ने बताया है, और जो चीज एसएससी ने रिस्पॉन्स शीट में खुद ही कर दी है, कुछ 5 पॉइंटर्स है जिनको मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है ना। आइडेंटिकल क्वेश्चंस है इन सम शिफ्ट, 70 to 80% क्वेश्चन वर्क एग्जैक्टली सेम आया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। दूसरा है एसएससी चैलेंजिंग इट्स ओन क्वेश्चन, एसएससी ने खुद ही अपने क्वेश्चंस को चैलेंज कर दिया है। बहुत सारे शिफ्ट में है अराउंड 15-20 क्वेश्चन उसने खुद से ही डिक्लेयर कर दिया है, रॉन्ग कर दिया है। जब 15-20 क्वेश्चन अगर वो ये डिक्लेयर कर देगा कि भैया ये गलत है, तो उनके मार्क्स सबको प्रोवाइड कर देगा, मतलब घोड़ों को और गधों को। अब घोड़ों और गधों की बात करें तो आप गधा जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको मत समझिएगा, मैं गधा तो उनको समझ रहा हूँ जिनके पीछे सॉल्वर लगे हुए हैं, जिनको पास करा के अंदर लेके जाना है। ये तभी किया जाता है जब वो वाले गधों को अंदर लेके जाना होता है जिन्होंने 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए दिए होते, 5 लाख दिए होते एग्जाम पास कराने के लिए। इस तरीके का प्रोविजन तभी किया जाता है, स्पेशली पहले से अगर सेटिंग होती है उस तरीके के शिफ्टों में, तो इस तरीके का इशू कराया पिछले समय में नोटिस में आ चुका है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उनको इस तरीके से अंदर कराया जाता है, ठीक है ना। दिस मीन्स एसएससी इज इवैल्यूएटिंग दो शिफ्ट ओनली, और 80-85 क्वेश्चन ही इवैल्यूएट कर रहे हैं, बाकी सारा का सारा जो है वो दे दिया जाएगा मार्क्स टू ऑल, कि सभी को दे दिया गया है। और फिर उसके बाद क्या लगा दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको पता है ना नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन अपने आप में ही बहुत बड़ा इशू है। अब जरा ध्यान देखो अटेम्प्ट काउंट इशू, अभी जैसे जो बच्चे बता रहे थे कि अटेम्प्ट काउंट का इशू है, किसी ने 56 किया उसको 12 दिखाई दे रहा है, मतलब 52 दिखाई दे रहा है, किसी ने जो है 70 किया है तो 68 दिखाई दे रहा है, तो उसके अटेम्प्ट काउंट में भी फर्क है। टोटल अटेम्प्ट शोन आर लेस देन एक्चुअल, मेनी एस्पिरेंट्स आर श्योर दे अटेम्प्टेड करेक्टली बट द पोर्टल शोज 10-15 क्वेश्चंस लेस। ये एक परेशानी आ रही है, 2 क्वेश्चन किसी के लेस, किसी के 1 क्वेश्चन लेस है। जैसे सीजीएल वाले एग्जाम में क्या हुआ, सीजीएल वाले एग्जाम में लास्ट में तो ये बता ही नहीं रहे थे, आपने सुना होगा, कई सारे वीडियो देखा होगा कि स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा था कि उसने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो ये वाला जब इशू आएगा तो कैसे फाइट करने जाओगे, परेशानी होगी ना। अब इस पे कोई शिक्षक वीडियो ही नहीं बना रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों उसकी वीडियोस नहीं आ रही है, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन एंड ऑप्शन एरर्स कंटिन्यू इवन आफ्टर चैलेंजिंग मेनी क्वेश्चन स्टिल कैरी एरर्स इन ऑप्शंस और फ्रेमिंग, मतलब क्वेश्चन और ऑप्शन जो है वो गड़बड़ है, आपको पता है कि 2 ऑप्शन सेम आ जा रहा है या इस तरीके का इशू देखने को मिला हुआ है, ठीक है। इनकरेक्ट अटेम्प्ट स्टेटस, सेवरल एस्पिरेंट्स अटेम्प्टेड सर्टेन क्वेश्चन बट इन द आंसर की इट शोज नॉट अटेम्प्टेड इवन फॉर इजी वंस, मतलब ऐसे आसान क्वेश्चन भी है जिसके आसानी से अटेम्प्ट हो रहे हैं, कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, उनके भी दिखा रहा है कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। आप ये जो चीज समझ रहे हो, ये जो 4-5 पॉइंट्स जो सामने निकल के आ रहे हैं, ये क्या है, मतलब इसका कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है। रूट कॉज शायद बाकी जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होंगे, शायद वो ना बता पाए, जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से वो आपको बता देंगे। तो जब आप कोडिंग करते हो, जब आप सिस्टम की कोडिंग करते हो, क्योंकि सब कोडेड होता है, तो कोड करने में क्या होता है, जब उसमें लैग आता है ना, तो जो पहला रिस्पॉन्स होता है वो ले लेता है, कई बार रिस्पॉन्स लेता ही नहीं है। इस तरीके की जो इकोसिस्टम बनाई जाती है आपकी ना, उसकी अगर कोडिंग में एरर होता है तब ये होता है, मतलब टेक्निकल अगर कोई चीज इनकम्पिटेंट है तो ये चीज होगा। और ये बात नीतीश राजपूत सर की वीडियो को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि भाई टेक्निकल कॉम्पिटेंट नहीं था, कॉम्प्रोमाइज किया गया है, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी उसके नॉर्म्स कॉम्प्रोमाइज किए गए थे, तो इस वजह से ये इशू आ रहा है। क्या सीजीएल में इशू नहीं आएगा, सीजीएल में ये इशू आएगा। अब ऐसे में परेशानी क्या होने वाली है, परेशानी ये होने वाली है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस तरीके की चीज़ों से शिकार हो जाएंगे। बहुत सारे शिक्षक हैं जो यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला के, मान लो अगर उन्होंने बात निकालना चालू की तो चिल्लाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, कितना भी आवाज़ उठाएंगे, हो हल्ला होगा, शिक्षक पॉपुलर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद बच्चों का कुछ नहीं होगा। जैसे मैं बहुत चिल्ला रहा हूँ, अगर मैं इसको इन रिजल्ट तक नहीं पहुँचा पाया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिल में एक जगह बना जाऊँगा ये कहते हुए कि सर ने हमारे लिए बहुत लड़ाई ली और शायद मैं थोड़ा पॉपुलर भी हो जाऊँ।
इससे बच्चे की परेशानी मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। और मैं इस बार जो ये आवाज़ उठा रहा हूँ इस बात के लिए एकदम ही नहीं उठा रहा हूँ कि मैं पॉपुलर हो जाऊँ। मुझे आखिरी बच्चे तक किसी भी तरीके से उसकी लड़ाई लड़नी है। तो दो बातें हैं, जब ये ग्रेविटी का लेवल बड़ा होगा तो बच्चे बाहर आ जाएंगे, उतर के बाहर आ जाएंगे और फिर जवाब मांगेंगे। लेकिन अगर इस मतलब ये एरर है जो स्मॉल स्तर पे होगा तो बच्चों को लीगल फाइट करना पड़ता है, मतलब कोर्ट में जाना पड़ता है। लेकिन ध्यान से एक बात समझिएगा कि एक जो बच्चा जो गरीब घर का बच्चा है, जिसके घर पे पैसे नहीं है अपनी तैयारी के, वो क्या कोर्ट की फीस दे पाएगा? मैं एग्जाम्पल देता हूँ इस तरीके का। पिछले साल 2024 के रिजल्ट में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसमें एक बच्चे का नाम सामर्थ है, और वो और उनके कुछ दोस्त हैं जो 2024 के फाइनल रिजल्ट को लेके उन लोगों ने कोर्ट में जो है केस दायर कर दिया। वो लोग कोर्ट से केस जीत भी गए हुए हैं। लेकिन आपको पता है उनको कोर्ट से लड़ाई लड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ा है? वो अलग अलग शिक्षकों को मैसेज करते हैं कि सर हमें थोड़ा फाइनेंशियली मदद कर दो। फिर टेलीग्राम पे जाते हैं, टेलीग्राम पे वो जो है कहीं ना फंड रेज करने की कोशिश करते हैं। अब वो सब जो किया सो किया, लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या क्या हुआ आपको कभी वो पब्लिक डोमेन में बता नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे उसमें हैं, टेलीग्राम ग्रुपों में हैं। जैसे मुझे जो जानकारी मिली वो पता चली कि जो है हमारे जीके जीएस वाले जो सबसे पॉपुलर सर हैं, वो जो है उन्होंने थोड़े से पैसे दिए थे। बाद में उन्होंने जब कि पब्लिकली गा दिया कि हाँ जब तुम मेरे पास पैसे आए थे तो मैंने पैसे दिए थे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे 10-5 हज़ार बच्चों को दे दिया उनके लीगल फाइट के लिए, तो एहसान कर दिया। टेलीग्राम ग्रुपों में जब वो डोनेशन मांगते हैं तो ये बोला जाता है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं, जबकि उनको लड़ाई लड़नी है लीगल फीस। क्या करें, बच्चे गरीब है, कहाँ जाएंगे? किसी न किसी शिक्षक के पास ही जाएंगे, अपना ग्रुप बना के फंडिंग तो रेज करेंगे। तो मुझे समझ में आया कि किसी ना किसी को तो पहल लेनी पड़ेगी। सारे जो शिक्षक है जो कोर्सेज अनाउंस कर रहे हैं, जब बात आती है आपके लीगल लड़ाई की, फीसेस की, तो शिक्षक आपसे पैसे कलेक्ट कर लेते हैं पर वो लड़ाई लड़ने नहीं जाते हैं। जो मैंने ये काम जो इनिशिएटिव लिया था, जब मैंने ये बोला था कि मैं आपकी लीगल फाइट के लिए लड़ा दूंगा, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर हम रोड पे उतरकर प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, हम अपने एसएससी से बात नहीं बनवा पाए, 80-85% बच्चों का अगर एग्जाम सही है और वो मेंस की तैयारी में जुट गए, 10-15% बच्चों का एग्जाम जिनका सही नहीं हुआ है, तो उनकी आवाज़ें दब जाएगी। उनकी आवाज़ें दब जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? लीगल सहारा लेना पड़ेगा। लीगल सहारा लेना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं से तो फंड चाहिए। तभी मैंने बोला था कि मैं ये एक बैच अनाउंस कर रहा हूं, आपको कोर्स से मदद हो जाएगी और फंड इकट्ठा हो जाएगा। वो फंड मैं आपकी लीगल फाइट के लिए एलोकेट कर दूंगा। मैं वो डेटा इकट्ठा करूंगा, उस डेटा को इकट्ठा करने के बाद कोर्ट में जाके उन बच्चों की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। ये मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बोला, पर मेरे दिमाग में कब से चल रहा था। तो अभी जो मैं ये काम कर रहा हूं वो सच में मैं आपकी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं लड़ पाऊंगा या नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन मुझे इतना पता है, अपनी जिंदगी से मैंने इतना सीखा है कि अगर आप शिद्दत से, ईमानदारी से अगर कोई प्रयास करते हो तो आज नहीं कल नहीं परसों किसी ना किसी तरीके से सफल ही हो जाते हो। अभी जो ये रिफॉर्म की लड़ाई की आवाज़ उठी कि एसएससी में रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, एक एक बच्चा प्रोटेक्ट होना चाहिए, तो एक एक बच्चा प्रोटेक्ट होना चाहिए। अभी जो इन्होंने ये मना किया हुआ है कि नहीं आप अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, और इसे प्रिंट नहीं करा सकते हो, ये अपने आप में एक मुंह पे तमाचा है। जैसे कई सारे लोग जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बैंक में तो ऐसा नहीं होता, बैंक में आप क्वेश्चन नहीं ले पाते। बैंक का देखो सीन अलग है, बैंक आपकी एक प्राइवेट बॉडी है, ठीक है ना, और ये जो आपका है एसएससी, ये आपका गवर्नमेंट बॉडी है। मतलब ये पब्लिक के फंड से सब कुछ चल रहा है। तो जहां जहां पब्लिक का फंड इन्वॉल्व होता है, पब्लिक को राइट होता है कि उसकी जानकारी रखे, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हमारा ही फंड लेके हमें ही एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है कलेक्टिवली, उसके बाद हमें ही ट्रांसपेरेंट नहीं रखा जा रहा है। ये तो बेसिक लॉज का वायलेशन है। इसे तो वैसे भी कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, और अगर इसे कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं तो अपने आप में बहुत बुरी बात है। हमारी आवाजें दबा दी जा रही है, मतलब निरंकुश शासन वाली स्थिति में पहुंच रहे हैं एसएससी के द्वारा कि हम ना क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं ना बातचीत कर सकते। अभी तो ये छोटे मोटे इशू सामने आए हैं। अभी आप सोचो कि जब ये रिस्पॉन्स शीट आता रैंक मित्र या दूसरी जगह पे जाके जब ये कंपेयर होना चालू करते तो असली इशूज तो बाहर आते। उन सब चीजों को इस तरीके से दबा दिया गया है कि हम ही राजा हैं, हमारा ही रूल है, हमारा ही जस्टिस है, जो हम कहेंगे वही सब सही है, और हमारे अलावा बाकी सब जो आवाज उठा रहे हैं वो सारे के सारे गलत है। मुंह बंद करा दिया गया है, आंख बंद करा दिया गया है, मतलब सारी आवाज दबाई जा रही है। और अगर हम स्टिल चुपचाप जो है इसको सहते रहें, मुझे लगता है बड़ी बुरी बात है। और शिक्षकों का क्या, पैसे बन रहे हैं सो बन रहे हैं, लड़ाई उनकी थोड़ा है। उनको तो आना है, चिल्ला देना, चिल्ला के वापस चले जाना है, कोर्स अनाउंसमेंट चले जाना है। हमारी टीम भी बोल रही है कि सर सारे लोग कोर्स अनाउंस कर रहे हैं मेंस का, सर हम क्यों ना अनाउंस करें। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। अनुभव दिनकर सर अपना कोर्स बना के बैठे हुए, मेंस का कोर्स इस बार अच्छा पढ़ाएंगे। पिछली बार सीएचएसएल का IR1 निकाल पाए थे, इस बार सीजीएल का IR1 निकालने का सपना है उनका। तो ये सारे सपने उनके बैठे हुए हैं, आपस में बहस होकर चलती चली जा रही है। मैं उनको बोल रहा हूँ कि सर क्या ही करें यार, इस टाइम पे बच्चे इतने परेशान हैं, तो इस परेशानी में उनका साथ दे या कोर्स पढ़ाएं। अब सवाल ये है, पढ़ाना और लड़ना दोनों एक साथ करना पड़ेगा, पर ये
प्रैक्टिकली संभव नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक अगर डेटा रिसर्च में बिजी रहेंगे तो आपकी क्लास कब देंगे, क्योंकि क्लास देने के लिए भी 2-4 घंटे रिसर्च करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ाना पड़ता है। आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि मतलब मैं क्या करूँ और क्या करूँ, आपके लिए क्या चाहते हो, आप मेरे से क्या उम्मीद रखते हो। मैं खुद रोड पे उतर के आऊँगा, बताओ मेरे को कहाँ आना है, मैं आता हूँ। अगर कोई और नहीं आ रहा, बताओ मेरे को कहाँ आना है। मैं कानपुर में रहता हूँ, नियर बाई कहीं पे आना है, कहीं और बताओ मेरे को। अगर आके आपके लिए खड़ा होना है और मेरे खड़ा होने से अगर आपकी प्रॉब्लम और दुख दर्द दूर हो जाती है, लड़ाई बड़ी हो जाती है, तो मैं ही आ जाता हूँ यार। अगर कोई नहीं सामने आ रहा है तो मैं ही आ जाता हूँ, मैं ही पीसफुल प्रोटेस्ट से स्टार्ट कर लेता हूँ। जो बताओ मेरे को कर लेता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताना यार। मेरे को ये सब चीज़ें देख के मेरे को समझ में आ रहा है सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है, आपकी जुबान एकदम बंद कराई जा रही है। ताकत बनो यार, एक दूसरे की ताकत बनो। मैंने बहुत कोशिश की, स्टूडेंट यूनियन बनाया, उसको ताकत बनने की कोशिश कर रहा है। रात को 800 बच्चों को निकाल दिया गया, फिर मुझे ही टारगेट किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से सिस्टम काम कर रहा है, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये लड़ाई कैसे लड़ें। आप सारे घर पे बैठे हो, गुस्से में हो, ये लड़ाई लड़ना चाहते हो, सामने से कोई है नहीं, आप लड़ नहीं पा रहे हो, या फिर आप मेंस की तैयारी में बिजी हो गए हो, आपने सिस्टम को मान लिया कि सिस्टम में सब सही चल रहा है, बस मेंस की तैयारी करो, इन सब फालतू चीज़ों में मत लगो, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे नहीं पता, अगर कुछ आपकी उम्मीदें मेरे से और है कि मैं आपके लिए कुछ और करूं, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैं अपनी पूरी जोर शोर से कोशिश करूंगा कि मैं आपके काम आ सकूं।